लेंगे जरूर। ठीक, तो हमारा टॉपिक है आज का अमीनो एसिड, जो हम लास्ट क्लास के लास्ट लाइन में लिख चुके थे। अमीनो एसिड वेरी सिंपल, जिस कंपाउंड में अमाइन भी हो और एसिड भी हो, अमाइन भी हो और एसिड भी हो। अमाइन का मतलब NH2 और एसिड का मतलब COOH। तो जिस कंपाउंड में अमाइन भी हो एसिड भी हो, दैट इज अमीनो एसिड। तो कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप is known as amino group, is called amino acid। जिसमें अमाइन भी हो और एसिड भी हो, दैट इज अमीनो एसिड। यानी सिंपल वे में कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, अगर उसके अंदर अमाइन भी है और एसिड भी है, तो दैट इज अमीनो एसिड। जिस किसी कंपाउंड में अमाइन भी है और एसिड भी है, NH2 अमाइन COOH एसिड, उसे बोलेंगे अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड है ये 3 तरह के होते हैं। ये हमारा अमीनो एसिड, ये 3 तरह के होते हैं। पहला ऑन, यानी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर। तीसरा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, तीसरा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, तीसरा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ध्यान से देखना सारे लोग, 1 2 3 4 और ये माना COOH। जिस कार्बन से COOH जुड़ा है वो अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जिस कार्बन से COOH जुड़ा है अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। अल्फा पोजीशन पर अगर कोई अमाइन जुड़ा हो, अल्फा पोजीशन पर अगर अमाइन जुड़ा हो तो बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। उसी तरह से अगर कोई बीटा पोजीशन पर जुड़ा है, अल्फा बीटा, बीटा पर अगर जुड़ा है NH2, तो इसे बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, बीटा पोजीशन पर जुड़ा है। उसी तरह से अगर गामा पोजीशन पर जुड़ा हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा पर अगर NH2 जुड़ा हो तो हम इसे बोलेंगे गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, 3 तरह के। किसके बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फॉर फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन के बेसिस पर, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा। अब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर NH2। अगर दोनों सेम नंबर में हो, ये भी 1 ये भी 1, अगर ये 2 होता ये भी 2, ये 3 होता ये भी 3, सेम नंबर में हो तो न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड।
अगर किसी का नंबर ज्यादा है, अगर किसी का नंबर ज्यादा है तो उसी के बेसिस पर कंपाउंड का नाम। यहाँ दो दो अमाइन है, एक कार्बोक्सिलिक है, तो दो अमाइन होने की वजह से बेसिक अमीनो एसिड, उसकी वजह से बेसिक अमीनो एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक ही दो होता, COOH, यहाँ NH2 और ये COOH, कार्बोक्सिलिक ही दो है, तो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का सिंपल मतलब है दोनों सेम नंबर में। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब बेस ज्यादा है, और एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब है एसिड ज्यादा है, COOH, एसिड ज्यादा है। तो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तीन तरह के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर फिर दो तरह का, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सिंपल वे में अमीनो एसिड which can be synthesized in the body are known as, sorry, which cannot be synthesized in the body must be taken through diet। यानी एक ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाते, हमें फूड के थ्रू लेना जरूरी होता, दैट इज एसेंशियल। तो अमीनो एसिड cannot be synthesized by body and must be taken through diet, डाइट के थ्रू लेना अनिवार्य है, उसे हम एसेंशियल बोलेंगे। बॉडी हमारा उसे बना नहीं पाता। जैसे एग्जांपल की बात करें तो वेलाइन, ल्यूसाइन, ल्यूसाइन, ये वो अमीनो एसिड है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज खुद से नहीं होता है, इसलिए बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे फूड के थ्रू लेना जरूरी है। ठीक है, मतलब मस्ट बी टेकन, लेना जरूरी है, बॉडी को जरूरत है इसकी, इसके बगैर परेशानी दुनिया जहां की। ठीक, उसी तरह से विच फूड, अरे प्रोटीन तो इतने सारे हैं, कोई भी ले लो, सोयाबरी खा लो, मछली खा लो, अंडा खा लो, डीम खा लो, इतने सारे प्रोटीन तो हर चीज में है। खासकर जो कहते हैं नॉन वेज है उनके लिए तो हर जगह है, वेजिटेरियन वालों को दिक्कत है थोड़ा। चिकन मटन में सब होता है, ये खासकर ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो बॉडी में नहीं होते हैं, खुद से लेने की जरूरत है, तो ये उनके अंदर होता है। ठीक, यानी फूड के थ्रू। लेकिन नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल जो बॉडी हमारा खुद बना लेता, हमें फूड के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि which can be synthesized by body, which can be synthesized by body, that is non essential amino acid, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, एनेलिन, ये सारे के सारे हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्यों? ये बॉडी हमारा खुद सिंथेसाइज कर लेता है, फूड के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एसेंशियल अमीनो एसिड
which cannot be synthesized by body and must be taken through food. And these are the non-essential amino acid, because such amino acid can be synthesized in our body by itself. That is essential. So these are the complete classifications about amino acids. Amino acid simple, which contains amine and carboxylic acid, and these are the complete classifications about amino acid. किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब इतने सारे अमीनो एसिड में मुझे सिर्फ ये पढ़ने हैं, मुझे सिर्फ ये पढ़ने, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों? अमीनो एसिड का काम यहीं पर मेनली खत्म, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन है। अल्फा अमीनो एसिड सिंपल वे में। तो मुझे आगे पढ़ना है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में सिंपल वे में पहले एक लाइन कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। All proteins are polymer of alpha amino acid. That is protein. तो हमारा ध्यान इन पर होना चाहिए। जिस कार्बन से COOH जुड़ा है, उसी कार्बन से अमाइन भी जुड़ा हो। सिंपल पहचान, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, उसी कार्बन से अगर अमाइन ग्रुप भी जुड़ा है, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। हमें अल्फा अमीनो एसिड पढ़ना है, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर हमारा प्रोटीन है। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत? सारे के पॉलीमर को प्रोटीन ही कहते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने क्या कहा? ये अमीनो एसिड है, ठीक? अमीनो एसिड के फॉर्म में ही रहते हैं लेकिन अल्फा अमीनो एसिड जितने भी हैं, उनका पॉलीमराइजेशन हमारा प्रोटीन बनता है, बाकी के नहीं बनते। सही आपने पूछा, तो क्लियर कर दे। हमारे बॉडी में जो फंक्शन होता है वो अमीनो एसिड का होता है, अमीनो एसिड का ही मेन फंक्शन होता है। लेकिन अल्फा अमीनो एसिड का जो पॉलीमर होता है वही प्रोटीन कहलाता है, बाकी के प्रोटीन नहीं कहलाते। बाकी अमीनो एसिड के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, बाकी अमीनो एसिड के फॉर्म में ही रह जाते हैं। प्रोटीन सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। हाँ, अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर ही प्रोटीन कहलाता है। अब जरा दो लाइन कुछ लिखेंगे कि इस प्रोटीन का हमारे बॉडी में मेन फंक्शन क्या है। ठीक, एक लाइन केवल ध्यान से देखना। इट फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस of a structure and function of life। ठीक है, it required for growth and maintenance of life। maintenance of life नहीं, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल। इट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, प्रोटीन। ठीक, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो वर्बली बोल दे रहे हैं।
कि दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर soluble, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बिहेव लाइक सॉल्ट। ये छोटे छोटे कुछ प्रॉपर्टी। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फर भी होते हैं, सॉरी सल्फर प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो द सल्फर एटम कंटेनिंग अमीनो एसिड आर सिस्टीन एंड मिथियोनिन। कभी कभी पूछ देता, कभी कभी एक नंबर में पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में तो रहता है कि NH2 और COOH, उसी को हम अमीनो एसिड कहते हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे जिनमें सल्फर भी होता है, इसलिए एक नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें तो दिमाग में रहता है कि अमाइन और एसिड ही है, सल्फर की तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ अमीनो एसिड हैं जो टोटल हमारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 20 है। उन 20 में से कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर भी होते हैं, जैसे कि सिस्टीन है और मिथियोनाइन है। इनके अंदर में सल्फर एटम होता है। ठीक है, इनके अंदर में सल्फर एटम होता है। तो दैट इज प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के बारे में ध्यान से देखना, जो अभी अभी हमने पीछे लिखा था कि RCH COOH और NH2, RCH NH2 COOH। ध्यान देना किस तरह से अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान देना, यहां से H, यहां से H, यहां से OH हट गया, बीच में बॉन्ड, यहां से OH, आगे से H, यहां से H या पीछे से OH। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके अल्फा अमीनो एसिड इनफाइनाइट टाइम्स जुड़ता है तो प्रोटीन कहलाता है, तो वो प्रोटीन कहलाता है। ध्यान देंगे मेनली जो पार्ट जुड़ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद जो ये बना नया ग्रुप, इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या फिर बोलेंगे अमाइडिक लिंकेज, अमाइडिक लिंकेज बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइडिक लिंकेज, इस पार्ट को बोलेंगे। इसलिए प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड। जब ये एक पार्ट पेप्टाइड है तो ऐसे ऐसे जब इनफाइनाइट बनेंगे तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, जो कि पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइडिक लिंकेज भी बोलेंगे। दैट इज प्रोटीन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोलना, ठीक, दैट इज प्रोटीन। अब अगर हम अमीनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन अल्फा अमीनो एसिड बिहेव एज ज्यूटर आयन, बिहेव एज ज्यूटर आयन। ये ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? तो ध्यान देना, NH2 से ये हटा, CHR, फिर CO। पहले पूरी बात लिख देते हैं, NH2, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान देना, ये NH2 और ये COOH, ये जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये एसिड, ये बेस, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा इसे, तो मुझे क्या मिलेगा? NH3 पॉजिटिव, CHR और COO नेगेटिव। एक्वस मीडियम में अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है, ज्यूटर आयन।
यानी ये एसिड है, ये बेस, तो इसने हाइड्रोजन इसे डोनेट किया तो ये बना, रिवर्सिबल है, फिर इसे डोनेट करेगा ये। यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप can lose a proton and amine group can accept a proton to form dipolar ion, called Jupiter ion. अब जितने भी अमीनो एसिड है, लेकिन नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड है तो बहुत तरह का, तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये भी एक नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर। एक्सेप्ट ग्लाइसिन all naturally occurring alpha amino acid are optically active. ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि सब के अंदर कायरल कार्बन एटम है, सारे के सारे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करते हैं। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन all other naturally occurring amino acids are optically active due to presence of asymmetric carbon atom, that means कि chiral carbon atom। किसी को कोई दिक्कत? हर चीज तसल्ली से बोल रहे हैं, फिर भी अगर ना समझ में आए तो तुरंत कहना। हमने क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन में 3 तरह से क्लासिफाई किया और फिर फाइनली आपसे कहा कि जिसमें जो अल्फा अमीनो एसिड है वही पॉलीमेराइज होता है वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके, तो प्रोटीन बनता है। इतना याद रखना। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लाइसिन है। ग्लिसरॉल तो अलग होता है। आप अमीनो एसिड हो, अमीनो एसिड में अमाइन और एसिड होता है, ग्लिसरॉल में तो अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल और ग्लाइसिन अलग चीज है। ग्लाइसिन GLYCINE, ग्लाइसिन, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर हमारा प्रोटीन कहलाता है। अल्फा एमिनो एसिड सबका नहीं, अब बहुत सारे अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन अल्फा एमिनो। एक्वस मीडियम में ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है, और ग्लाइसिन को छोड़कर सारे के सारे नेचुरली अकरिंग हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो हमने कहा, अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट, कि इस तरह से लिंकेज अगर 1000 से 10,000 या 1 लाख बनते हैं, मोर देन 1000 लिंकेज, तो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनता है। इस तरह के लिंकेज अगर 1000 बनते हैं या 10,000 या 1 लाख, तो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन कहलाता है। एक्सेप्ट इंसुलिन। इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बनता है, 51 अमीनो एसिड से इंसुलिन बनता है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं सारे के सारे कम से कम 1000 से 10,000 या 1 लाख बार जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखने, एक एक नंबर के लिए। अब हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ध्यान से सुनिए। कहते हैं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड and connected to each other by peptide bond, and polypeptide more than 100 या 1000 यूनिट is called protein 51। ये हमने कह दिया।
ठीक। अब on the basis of molecular shape, protein can be classified into two groups. On the basis of molecular shape, protein can be classified into two group, दो ग्रुप में बांटे जाते हैं, दो ग्रुप में प्रोटीन। ध्यान देना, एक फाइब्रस और दूसरा हमारा ग्लोबुलर। एक फाइब्रस और दूसरा हमारा ग्लोबुलर, दो तरह के प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ध्यान देना जो यूं होते हैं लीनियर शेप में, जो लीनियर शेप में हो वो फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो हेलिक्स के फॉर्म में हो। हेलिक्स का फॉर्म का मतलब कैसे बताएं? ऐसा, ये बिल्कुल ये दिख रहा, दैट इज हेलिक्स फॉर्म। इस फॉर्म में जो आपस में कहीं टच नहीं करते हैं ये। अगर स्पाइरल को देखोगे तो यूं यूं चलता जाएगा। जैसे अगर हम ऑन द कॉपी बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कैंसिल हो रहा है, टच कर रहे हैं। ये टच नहीं हो रहे हैं, ये हवा में इसी की तरह ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम हेलिक्स कहते हैं, इसी को हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो अगर लीनियर शेप है तो फाइब्रस, और अगर हेलिक्स शेप है तो ग्लोबुलर। इसे हम बोलेंगे फाइब्रस, इसे ग्लोबुलर। दो तरह के होते हैं। अभी एक दो लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं। किसी को कोई दिक्कत? प्रोटीन on the basis of a structure, on the basis of molecular shape, protein can be classified into two group, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। ठीक, ध्यान देना। तो सिंपल वे में सबसे पहले हमने कहा फाइब्रस। तो फाइब्रस में इन सच प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन, शॉर्ट में लिख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, रन पैरेलल and held together by hydrogen bond and disulfide bond, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड insoluble in water होता है, insoluble in water, जो वाटर में insoluble होता है। यानी सिंपल वे में ये यूं पैरेलल चलता है, एक दूसरे का पैरेलल, insoluble in water होता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो केरेटिन, मायोसिन। केरेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हेयर में होता है, नेल में होते हैं, वुल में होता है, सिल्क में होता है, etc। इतने जगह होते हैं। और मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मसल्स में होता है। तो फाइब्रस नेचर का प्रोटीन जो है केरेटिन है, मायोसिन है, हेयर, वुल, नेल, सिल्क। इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना पड़ेगा। सिल्क हो या वुल, ये इंसेक्ट या फिर एनिमल के डेड पार्ट से बनते हैं। नेल हो या हेयर, ये ह्यूमन बीइंग के डेड पार्ट है। नाखून को काटने या बाल को काटने से दर्द नहीं देता। तो केरेटिन जो होता है, आप सुनते होंगे
टीवी में ऐड देता है कि शैम्पू में केराटिन प्रोटीन है, ये शैम्पू अच्छा है, इसमें केराटिन है, वैसा कुछ नहीं होता। जो नेचुरल होता है उसी से फंक्शन होता है, शैम्पू लगाने से कोई फायदा नहीं। तो जो किसी भी लिविंग बीइंग के डेड पार्ट, तो हेयर और नेल डेड पार्ट है जिसको काटने से दर्द नहीं होता, उनमें जो प्रोटीन होता है वो केराटिन। और जो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन में जैसे मायोसिन मसल्स में होते हैं, तो जो हम बाहर से प्रोटीन लेकर के खाते हैं, जो जिम वगैरह में जो लोग पीते हैं, मेनली मायोसिन प्रोटीन होता है, यानी फाइब्रस प्रोटीन। क्यों? वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स और फैलता है, मसल्स पफीनेस होने लगता है, मोटे होने लगते हैं मसल्स इस प्रोटीन को यूज करने से। तो दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। ठीक। दूसरा है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ध्यान देना, इन सच प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन coil around to give a spherical shape, ठीक है, and is soluble in water, and is soluble in water, and is soluble in water, जो वाटर में soluble होता है। तो जैसे एग्जांपल, इंसुलिन जो हार्मोन कंट्रोल करता है, एल्बुमिन, ये जो एग में होता है, एग का व्हाइटनेस जो होता है, एक परफेक्ट प्रोटीन है जो हमारे जख्म को भरने का काम करता है, एल्बुमिन प्रोटीन। इसलिए जख्म को भरने का काम करता है, इस वजह से ये क्या नाम है, अंडे में होते हैं, और ये क्या कहते हैं, इनमें भी होता है। दोनों तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस को बोले जो मटन वगैरह में। तो जितने भी होते हैं ये एल्बुमिन, तो इसलिए डॉक्टर भी कहता है कि इसको यूज करो, क्योंकि इससे अगर कोई हीलिंग बॉडी में आना हो तो आराम से हीलिंग आ जाता है, घाव वगैरह भर जाता है, जख्म वगैरह भर जाते हैं जल्दी, इन सब प्रोटीन के हेल्प से। तो दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हमने अभी अभी दिखाया, जो स्पाइरल हमारा कॉपी के पीछे है, ये टक्कर मार रहे हैं, टक्कर नहीं मार रहे हैं, ये हवा में ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं, ठीक है, ये आपस में टकराते थोड़े ही है, नहीं टकराते। तो दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन, हेलिक्स शेप में। हाँ, हमने कहा ही कि हेलिक्स शेप में होता है, हेलिक्स शेप में होता है, उसी को कहते हैं ग्लोबुल। तो क्या उम्मीद करें आपको यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत कहना। अब नेक्स्ट, तो फाइब्रस है और ग्लोबुलर है। अब शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं, यानी इस ग्लोबुलर की बात कर रहे हैं। प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप इट हैज 4 लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप इट हैज 4 लेवल। ये 4 लेवल में पाए जाते हैं। पहले एक प्रॉपर वे में आपको समझा दें, हाँ, तभी आसान होगा। फिर उसके बाद कुछ थियोरेटिकली हम लिखते हैं कि स्ट्रक्चर के लेवल पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन, यानी हम मेनली ग्लोबुल्स के बारे में कह रहे हैं। ये 4 लेवल के होते हैं। अब पहला है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर,
और चौथा है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि अगर हमारा प्रोटीन जैसे ये स्पाइरल है वो यूं ही ऐसे ऐसे घूमता हुआ है विदाउट एनी फोल्डिंग, विदाउट एनी फोल्डिंग, या यूं समझ लो सीधा है। सीधा है का मतलब NH CH R CO, फिर NH CH R CO, इस तरह से चलता जाए, लेकिन ये घुमा हुआ है ऐसे ऐसे फोल्डिंग फॉर्म में, तो हम इसे प्राइमरी प्रोटीन बोलेंगे विदाउट एनी फोल्डिंग, सिंपल वे में। ठीक। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब वो हेलिक्स जो है वो हेलिक्स घूमते हुए एक बार घूम जाए, बस यूं ये घूम जाए ऐसे, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटीन, यानी वन टाइम फोल्डेड हो जाए, जिसे बोलेंगे वन टाइम फोल्डेड। यानी सच स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन, रेगुलर फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन। कारण तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से सेकेंडरी जो होता है दो तरह का होता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक है हमारा बीटा प्लेटेड। एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा हमारा बीटा प्लेटेड, यानी कि ये यूं चल रहा और हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड इन ग्लोब्यूल्स के बीच हो तो अल्फा हेलिक्स, और अगर वो ऐसा चल रहा और फिर वो ऐसा चल रहा और इस समय ये इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बीटा प्लेटेड। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर में पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड। ठीक। और इस केस में इन बीटा प्लेटेड ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट to the maximum extension and laid side by side, held together by intermolecular hydrogen bond। यानी एक ही के अंदर यहाँ ऊपर से नीचे जुड़ा हुआ हो तो अल्फा हेलिक्स, और साइड बाय साइड जुड़ा हुआ हो तो बीटा प्लेटेड। दीज आर द केस। अब टर्शियरी है, अब टर्शियरी है तो मेन फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर stability of tertiary and secondary are 2 degree and 3 degree protein, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, लिंकेज वगैरह सब कुछ। तो टर्शियरी का सिंपल मतलब ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी फर्दर फोल्डिंग। एक बार हम ऐसे ऐसे चलते हुए यूं घूम जाएं, फिर हम यूं घूम जाएं, फिर हम यूं घूम जाएं, फिर फर्दर फोल्डिंग। वन टाइम फोल्डिंग हुआ तो सेकेंडरी, फोल्डिंग होते हुए अनदर टाइम फोल्डिंग हो जाए तो टर्शियरी, फोल्डिंग होते हुए अनदर टाइम फोल्डिंग हो जाए टर्शियरी। अब जब ये यूनिट इनफाइनाइट फोल्डिंग, बिल्कुल से इनफाइनाइट फोल्डिंग, लेकिन कहा क्या गया, इसको बोलते कैसे कि अगर फोल्डिंग पे फोल्डिंग को अगर हम इसे 1 यूनिट माने, ये फर्दर फोल्डिंग को 1 यूनिट माने, और ऐसा यूनिट अगर फोल्डिंग हो तो सोचो कैसा फोल्डिंग होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग, जलेबी की तरह सीधा कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग। एक ऐसा फोल्डिंग जिसमें इसे सिंगल यूनिट माना जाए, ये खुद एक इतनी बड़ी फोल्डिंग है, इसको हम सिंगल यूनिट मानकर फिर से फोल्डिंग करें तो कितना कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होगा, दैट इज क्वाटरनरी। तो दैट इज क्वाटरनरी। किसी को कोई दिक्कत? अब इनके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखना, लेकिन पहले हमने डायग्रामेटिकली समझाया कि
इसका ये मतलब विदाउट एनी फोल्डिंग प्राइमरी, लेकिन अगर वन टाइम फोल्डिंग हो गया तो सेकेंडरी, और अगर फर्दर फोल्डिंग हो गया तो टर्शियरी। लेकिन इस फोल्डिंग में इसे हम सिंगल यूनिट मानकर फिर से फोल्डिंग कर दे तो क्वाटरनरी, दैट इज द केस, यानी क्वाटरनरी। अब ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, इसलिए ध्यान देना। दिक्कत हो तो बोलना जरूर, क्योंकि थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल नोट्स आपके पास जाएंगे, लेकिन समझेंगे तभी तो वहां कुछ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी के बारे में, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत, कि इन सच स्ट्रक्चर ईच पॉलीपेप्टाइड bond are linked with each other in a specific sequence. Each polypeptide bond are linked with each other in a specific sequence. एक फिक्स्ड पॉइंट पर बंधा हुआ चला रहा, दैट इज प्राइमरी। अब हम अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो ईच स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू such a structure arises due to regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bond, यानी such structure arises due to regular folding of backbone of polypeptide, यानी फोल्डिंग होता जा रहा है, रेगुलर फोल्डिंग, ऐसे घुमा फिर, मतलब ऐसे चलना, ये यूं यूं यूं, एक बार घुमा फिर यूं, फिर एक बार घुमा फिर यूं, फिर एक बार घुमा, यानी बार बार फोल्डिंग होता जा रहा, लेकिन एक सीक्वेंस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसलिए इनके दो टाइप है, जो आपने देखा कि अगर ये फोल्डिंग इनके बीच हो रहा हो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आए तो अल्फा हेलिक्स, और अगर इनके बीच आए तो बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स और साइड बाय साइड आए तो बीटा प्लीटेड, दैट इज द केस। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो बोलेंगे जरूर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड, प्राइमरी सेकेंडरी, और टर्शियरी में ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी फर्दर फोल्डिंग, एक वर्ड में, यानी कि फर्दर फोल्डिंग, इसे फर्दर फोल्डिंग भी कहते हैं, यानी ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग हो जाए तो टर्शियरी। कभी कभी पूछा जाता है इन दोनों में कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कैसे हैं, इतने फोल्डिंग हो रहे हैं, तो क्योंकि इनके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनके अंदर में वंडरवॉल फोर्स है, इनके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से ये सारी बातें, कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कहते।
ठीक, दैट इज टर्शियरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी के बारे में इसलिए नहीं बोले कि समझ गए कि टर्शियरी का जो पार्ट है उसी को फर्दर फोल्ड कर दिया जाए तो क्वाटरनरी, यानी कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कंसीडर एज ए सब यूनिट एंड देन स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी कि जो टर्शियरी है उसको एक यूनिट मान लो और उसको फिर फर्दर फोल्डिंग कर दो। टर्शियरी को एक यूनिट मान लो और उसको हम फिर फर्दर फोल्डिंग कर दें तो दैट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक है। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब नेचुरल एक्टिविटी को खत्म करना, डीनेचर। नेचुरल एक्टिविटी को खत्म करना, डीनेचर। पहले सिंपल वे में समझ लो, वो कैसे? वो ऐसे इसलिए कि हमने अंडे को गर्म कर दिया, अंडे को गर्म कर दिया तो अंडा सॉलिड हो गया, यानी उसका नेचुरल एक्टिविटी खत्म हो गया। ठीक, हमने दूध से दही बना दिया, दूध से दही बना दिया तो दूध के अंदर प्रोटीन था, वो प्रोटीन जो है वो भी डीनेचर्ड हो गया। दही में भी प्रोटीन है लेकिन नेचुरल तो वो था जो दूध में था, और दूध से आपने दही बना दिया तो वो डीनेचर्ड, यानी नेचुरल एक्टिविटी खत्म हो गया। अरे खत्म क्या हुआ? हुआ ऐसा क्या कि खत्म हो गया? होता क्या है कि जितने भी 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी है, ये सारे के सारे इनके हेलिक्स खुल जाते हैं, जो आपने अभी अभी देखा ना कि ये घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। यूं समझ लो कि ये रस्सी के अंदर में गांठ है। डीनेचर्ड का मतलब कि सारे सेकेंडरी टर्शियरी जितने भी हैं सब का जो गांठ है वो खुलता जा रहा है और सारे के सारे प्राइमरी में बदलते जा रहे हैं, सारे के सारे, यानी सिंपल वे में चेंजेस टू प्राइमरी। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा कि एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो कोआगुलेशन ऑफ एग एंड कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना और अंडे का बॉयल करना जिससे कोआगुलेशन होता है, जिससे हम कोआगुलेशन करते हैं। तो सिंपल वे में ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। When a protein in its natural form is subjected to physical or chemical change, शॉर्ट में लिख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन प्रोटीन, प्रोटीन वो कैसे? तो बाय चेंज इट्स पीएच और टेम्परेचर, बाय चेंज इट्स पीएच एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू या पीएच चेंज करके हम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्लोब्यूल्स बिकम्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ड्यू टू सच चेंज, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब यानी टूट जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? ग्लोब्यूल्स becomes unfold, अनफोल्ड हो जाएगा एंड हेलिक्स becomes uncoiled and biological activity destroyed. Protein loses its biological activity, biological
एक्टिविटी। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का सिंपल मतलब, अगर हमने प्रोटीन के अंदर में पीएच में चेंज लाया या टेम्परेचर में चेंज लाया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, उनके ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाएगा, मतलब प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रक्ट कर देगा। प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रक्ट कर देगा। दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पीएच चेंज वगैरह एग्जांपल हमने दे रखा है, कोआगुलेशन ऑफ एग, कडलिंग ऑफ मिल्क वगैरह।